क्लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे धामे हुए सख्त धमकी भरा खत की। रुक करेंगे खास रिपोर्ट की ओर। उत्तराखंड अपने शांत वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य व आध्यात्म के लिए पहचाना जाता है। समय समय पर आयोजित होते धार्मिक अनुष्ठान के चलते राज्य को देवभूमि भी कहा जाता है। तो वहीं वर्तमान समय की ही अगर बात करें तो ये समय हर साल चलने वाली 4 धाम और कुंड साहिब यात्रा का चल रहा है। लेकिन इस साल की यात्रा राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बनी नजर आ रही है। बीते दिनों दोनों यात्राओं के बीच पड़ने वाले मुख्य मार्ग कर्णप्रयाग में स्थानीय दुकानदारों और सिख यात्रियों के बीच विवाद हुआ। शांत होने के बाद अभी भी वो विवाद सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि उस दौरान सरकार के लिए बड़ी चुनौती का विषय भी बना हुआ था। वहीं अब ये विषय शांत होने के बाद एक और नए विषय ने सरकार व आमजन को चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें कि राज्य के कई सरकारी संस्थानों, पर्यटक, धार्मिक स्थलों व सभी थानों को बम से उड़ाने की मेल के जरिए धमकी मिली है। बड़ी बात यह है कि मेल भेजने वाले ने खुद को कथित तौर पर खालिस्तान से जुड़ा बताया है। वहीं पुलिस थानों को मिली धमकी सोशल मीडिया के जरिए दी गई है और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जांच के दौरान पुलिस को आशंका है कि कई अन्य लोगों की संलिप्तता भी इस विषय पर हो सकती है। प्रदेश भर में एक तरफ ऑपरेशन प्रहार भी चल रहा है, जिसके तहत आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस दौरान बम से उड़ाने की धमकी कहीं न कहीं अपने आप में चिंता का विषय तो बन ही गया है। इसके साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी इसका सीधा असर दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष पहले ही सरकार की कानून व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा था। अब इस विषय के चलते एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। प्रदेश के कर्णप्रयाग में बीते दिनों 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान घटित प्रकरण की शांत होते ही उत्तराखंड में बम धमकियों से सनसनी फैल गई है। बीते दिनों मसूरी नगर पालिका को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद हरिद्वार नगर निगम, ऋषिकेश, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को भी धमकी भरे ईमेल भेजे गए। मेल भेजने वाले ने खुद को कथित तौर पर खालिस्तान से जुड़ा बताया और बदले की बात लिखने का जिक्र किया है। वहीं पुलिस थानों को धमकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी गई है। शुरुआती जांच में पोस्ट करने वाले की पहचान जसप्रीत सिंह, निवासी अंबाला सिटी, हरियाणा के रूप में हुई है। इसके साथ पुलिस को अन्य लोगों की संलिप्तता की आशंका है। लगातार बढ़ रही धमकियों से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वहीं सरकार के मन में भी ये विषय गंभीर बना दिखाई दे रहा है। 4 धाम समेत धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सरकार सतर्क है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने डीजीपी दीपम सेठ से बात कर केदारनाथ व बद्रीनाथ की सुरक्षा की जानकारी ली है। वहीं सीएम धामीन का मानना है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए सख्ती भी करनी पड़ी तो की जाएगी। कानून व्यवस्था पर विपक्ष पहले से हमलावर है और अब एक बार फिर सवाल दागता दिख रहा है। देखिए 22 जून को करीब 9:23 पर नगर पालिका मसूरी में एक मेल प्राप्त हुई थी और उस मेल में कुछ धमकी भरे शब्द थे और जो कुछ खालिस्तान के स्लोगन्स भी लिखे हुए थे और ख़ासकर उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर और अन्य जगहों का कुछ ब्लास्ट की बात लिखी गई थी। चूँकि इस तरह की मेल जब प्राप्त होती तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए जब ये थाना मसूरी पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और हमारी जो साइबर कमांडो की टीम है, जो टेक्निकल बेसिस पर ऐसी मेल का एनालिसिस किया गया, तो प्रथम दृष्टया अभी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, ये ऐसी जानकारी टेक्निकली मिली कि वहाँ से ओरिजिन हुई थी और इसमें जो व्यक्ति का अभी जो हमारी टेक्निकल टीम ट्रेस है वो कहीं ना कहीं यूएस बेस्ड ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा पता चलता है। चूँकि ऐसी मेल थ्रेट में बीच बीच में आती रहती है, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर और अन्य संवेदनशील चीज़ों को लिखा गया है उसको उस प्राथमिकता पर लेते हुए उसकी टेक्निकल एनालिसिस किया गया है। एक प्रकरण हुआ था और उसके बाद जिस प्रकार की वार्ता हुई है और कानून ने अपना काम किया है, सभी को बता भी दिया है, सबसे बात हो गई है। कानून अपने हाथ में कोई भी लेगा तो कानून से बढ़कर कोई नहीं है। बस ये है कि हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है, इस समय में हेमकुंड साहिब यात्रा चल रही है, पूरे पर्यटक देश भर के आज आए हुए हैं। किसी प्रकार से यात्रा पर कोई प्रभाव न पड़े उसके लिए अगर कहीं पर हमको सख्ती करनी होगी तो निकट भविष्य में हम सख्ती भी करेंगे। यहाँ के लिए एक एसओपी भी बनाएंगे। अभी संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है कि ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई है कि जो 4 धाम यात्रा है, यहाँ पर जो हमारे धाम है
उनके साथ कहीं ना कहीं जो है कुछ बम से उड़ाने की धमकी और इस तरह की कुछ बातें संज्ञान में आई हैं, जिसको सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ लिया है। मेरी स्वयं ही अपने प्रदेश के सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से इस बात पर बात हुई और उन्होंने भी इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए तत्काल डीजीपी और गृह सचिव को निर्देश दिए हैं कि इस पर पूरी जो है कि गहनता से जांच की जाए और इस पर जांच भी बिठा दी गई, उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम कर दिया गया। मैंने भी स्वयं जो है कि डीजीपी दीपम सेठ जी से फोन पर वार्ता की कि इस तरह की वो है, तो सभी जो धाम है हमारे उनको एहतियाती तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया का सवाल है। अगर ईमेल धमकी भरा आया है, इसके लिए पुलिस प्रशासन है, वो इसका समाधान करेगा। मगर हम पुनः कहते हैं, चाहे वो नगरासू की घटना हो, चाहे केदार बाबा के दरबार में आपस में लाठीचार्ज करने का मामला हो, ये दोनों इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि समुदाय कोई भी हो, जो हुड़दंगी है वो हुड़दंग करेगा, कानून अपना काम करेगा। हम जनता से अपील करते हैं कि देवभूमि में जब आपका आगमन हो तो अपने आराध्यों की आस्था पर को ध्यान में रखते हुए अपना चरित्र भी वैसा ही बनाएं। आप देवभूमि में आ रहे हो और गाली गलौज झगड़ा कर रहे हो, ये सनातन संस्कृति का रूप नहीं है। शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रही थी, लेकिन विपक्ष के आरोपों को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और चारधाम यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के कोई खास इंतजाम नहीं हुए, जिसका खामियाजा अब श्रद्धालुओं को भी भुगतना पड़ रहा है, प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। खुलेआम चारधाम यात्रा के दौरान हथियार लहराए जा रहे हैं, लोगों को घायल किया जा रहा है। जो है ये हथियारों का प्रदर्शन बिल्कुल भी उचित नहीं है और सरकार जो है समस्या पर नियंत्रण करने की बजाय जो है समस्या को बढ़ाने का काम कर रही है। चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के पीक सीजन में बम धमाके के मेल ने उत्तराखंड सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बढ़ा दी है। देवभूमि की पहचान शांति और आस्था से है, लेकिन लगातार सामने आ रहे विवाद और धमकियां इस छवि को प्रभावित कर रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए थानों को मिली धमकी ने खतरे को और गंभीर बना दिया है। पुलिस, खुफिया एजेंसियां, आईटीबीपी और एसडीआरएफ अलर्ट पर है। वहीं ऑपरेशन प्रहार के बीच ऐसी घटनाएं विपक्ष को एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल करने पर मजबूर कर रही हैं। इससे पहले भी विपक्ष सरकार को घेर रहा था, अब इस मुद्दे ने सियासी बयानबाजी को और धार दे दी है। हालांकि सरकार का कहना है कि यात्रा में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो सख्त कदम भी उठाए जाएंगे, जिसके चलते लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और देवभूमि का देवत्व दांव पर है। ऐसे में प्रशासन की तत्परता और सरकारी समन्वय ही तय करेगा कि यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सतीश चंद्र जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से, मनोज सैनी वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, और हमारे साथ में है रत्नमयी ढोभाल जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत आप सभी मौजूद मेहमानों का। सबसे पहले रुख कर लेंगे सतीश चंद्र जी का। सतीश चंद्र जी, मेल के द्वारा धमकी मिली है, एक तरफ ऑपरेशन प्रहार है, दूसरी ओर मौजूदा विवाद जो निहंगों के साथ हुआ और उसके बाद खालिस्तान से आई ये धमकी, क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे आम जनता में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा इस सब के बाद? देखिए गरिमा जी, जिस तरह से अभी चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा बहुत ही व्यवस्थित ढंग से और बेहतरीन तरीके से चल रही है, इसी को देखते हुए कुछ अराजक तत्व, या कह लीजिए अगर आपने खालिस्तान संगठन का नाम लिया है, तो मैं कह सकता हूं कि इन लोगों ने यहाँ की जो व्यवस्था है उसको चरमराने के लिए इस तरह की धमकी दी। लेकिन हमारी सरकार ने पूर्ण सतर्कता के साथ कार्य करा और हमारी सरकार ने उस पर जांच बैठा दी है। फोरेंसिक की टीम भी अपनी जांच कर रही है कि इसकी ईमेल का स्रोत क्या है। दूसरी चीज ये है कि हमारी सरकार ने जो सुरक्षा व्यवस्था है चारधाम यात्रा की, उसको और भी पुख्ता कर दिया है कि किसी भी तौर पे इस चारधाम यात्रा पे या हमारे श्रद्धालुगढ़ पे या हमारे प्रदेश की किसी भी एक नागरिक पे भी इस तरह का हमला कहीं से भी ना हो, उसको सुरक्षात्मक दृष्टि से हमारी सरकार ने एहतियातन बहुत सारे कदम उठाए हैं। और वो निश्चित तौर पे देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इस चीज को लेकर चिंतित है और उन्होंने गृह विभाग से लेके जो भी हमारी फोर्सेस हैं उनको उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ये कहीं भी कोई चूक ना रह जाए कि हमारे प्रदेश में इस तरह की कोई भी घटना कहीं पे भी हो। लेकिन मैं साथ में कहना चाहता हूं कि
ये जो समय है ये हमारा बड़ा क्रुशियल टाइम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि हमारी आर्थिकी और जीविका से जुड़ा हुआ समय होता है। और इसके बाद अभी मानसून आ जाएगा तो चारधाम यात्रा थोड़ा सा हल्की हो जाती है। उसके बाद जब फेज शुरू होता है चारधाम यात्रा का, फिर उसमें और जो श्रद्धालुगण है उनकी संख्या बढ़ती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैं पूरी जनता को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में चल रही है। कहीं भी इस तरह की धमकियों से भी हमारा जो हौसला है वो डगमगाने वाला नहीं है। और हम जो भी चीजें होंगी इस चीजों को रोकने के लिए वो हम करेंगे। ठीक है, आपका हौसला नहीं डगमगाएगा। मैंने सवाल में ये कहा था कि भाई आम जनता को आप सुरक्षा का भाव कैसे देंगे, ये बड़ी बात है, वो ज़रूरी है। जो लोग चार धाम के लिए पहुंच रहे हैं, हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, पर्यटक जो पहुंच रहे हैं, उन सब में भी तो आप सुरक्षा का भाव दीजिए। उत्तराखंड को लेकर अगर एक ऐसा नैरेटिव सेट होगा तो मुझे लगता है उससे नुकसान उत्तराखंड के लोगों को ही होने वाला है। खैर, लौटेंगे आपके पास में। नेता कांग्रेस से मनोज सैनी जी हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। एक तरफ ऑपरेशन प्रहार और दूसरी ओर ये धमकी भरा खत मेल जो कह लीजिए, आखिर कैसे सुरक्षित माना जाए उत्तराखंड को? देखिए गरिमा जी, ये तो वैसे कानून व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है और मैं बता दूं आपको कि धामी सरकार के राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो निहंग सरदारों का मामला हुआ उसमें किस तरह से कर्णप्रयाग में और नगरासू में खुलेआम तलवारें लहराई गई, कैसे बंधक बनाए गए लोग, ये पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा है। लेकिन धामी सरकार ने, चूंकि चुनाव आ रहे हैं, उन निहंग सरदारों के सामने निहंग अपने जो हमारे स्थानीय निवासी हैं उनके सम्मान को चोट पहुंचाते हुए उन्हें आराम से विदा किया। ये बताता है कि धामी सरकार स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितना गंभीर है। जबकि आज भी एक व्यक्ति उनमें से गंभीर रूप से घायल है और 4 अन्य घायल हैं। दूसरी घटना भी आपने हिमाचल और उत्तराखंड बॉर्डर पे देखी कि किस तरह उन्होंने वहां पर बैरिकेड तोड़े और उसको फिर सजा कर लाए उन निहंग सरदारों को। तो आप कानून व्यवस्था की तो बात छोड़िए, आपने कहा कि ईमेल आ रहे हैं, ये कुछ शरारती तत्वों का भी हो सकता है कि ये शरारती तत्वों का कुछ कार्य प्रणाली हो जिन्होंने मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह के मेल किए। अब देखिए, नगर निगम हरिद्वार से क्या कोई लेगा कि उसको उड़ाने की धमकी दी। वहां तो आप आराम से जाइए और किच कीजिए। और उसका ईमेल भी किसी चमोली को नहीं, तो क्या इस मेल को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? नहीं, गंभीरता से लीजिए। आज के तकनीकी युग में जब हमारे मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल क्रांति, डिजिटल युग में आप आ गए हैं, तो ऐसे जो ईमेल है या व्हाट्सएप है, ये तो आप मिनटों में आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ से ये ऑपरेट हुआ और कहाँ से मेल आया। तो इन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी, अब तुरंत उनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। मैं पहले कह रहा हूँ ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है, लेकिन अधिकतर मामले हमने देखे हैं कि शरारती तत्वों की कार्य प्रणाली होती है और इसमें शरारत ज्यादा होती है, गंभीरता कम होती है। जी गरिमा जी। ठीक है, चलिए दीपक रावत जी हमारे साथ में, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर ठीक है, ये मान लें इसके पहले हमने देखा था कि सभी अलग अलग प्रदेशों में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। ये दिल्ली से फिर आगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक पहुंचा। अब मौजूदा स्थिति को अगर हम देखें तो ये जो विवाद हुआ उसके बाद खालिस्तानियों की ओर से ऐसी धमकी, क्योंकि उनका जिक्र आया है, तो ये चिंता बढ़ाता है। मुझे लगता है इसको गंभीरता से ना लेना भी एक नासमझी होगी। देखिए गरिमा जी, निश्चित रूप से यदि इस प्रकार की कोई ईमेल आई है या मेल आया है और तो इसको सीरियस लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रशासन के लिए बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती है कि अगर चारधाम यात्रा चल रही हो, हेमकुंड यात्रा चल रही हो और उस समय इस प्रकार का कोई धमकी भरा मेल आता है तो प्रशासन और शासन प्रशासन दोनों को सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन जब से ये प्रदेश बनाया हुआ है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जहाँ चारधाम यात्रा हो और हमारे चारों धामों को धमकी दी हो उड़ाने की। इतने वर्ष हो चुके हैं, हमने इतना संघर्ष देखा इस प्रदेश के लिए, प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सब कुछ देखा हमने, लेकिन कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई जहां पर चार धाम यात्रा को किसी आतंकवादी गुट ने या किसी और दूसरे गुट ने अपने टारगेट में लिया हो। ये पहली बार हम देख रहे हैं पिछले 25 वर्षों में, और लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, लेकिन अब पहली बार हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटना इस प्रदेश में घटित हुई। यदि मैं गलत नहीं हूं तो डोभाल जी मुझे करेक्ट करेंगे। यदि जितना मेरा जीवन रहा है 50-45 वर्ष का, उसमें मुझे तो कभी नहीं लगा कि उन्होंने चारधाम यात्रा को अपने टारगेट में लिया हो।
या आतंक फैलाने की कोशिश करी हो। पर ये जो नई चीज हो रही है कि उत्तराखंड में आप आ रहे हैं, आप उत्तराखंड में देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी जैसे आपको जानकारी होगी, उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी दूसरे प्रदेश का व्यक्ति हथियार लेके नहीं आ सकता किसी भी रूप में। विशेष रूप से वो नियमों के ऊपर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। अब वही चीज, वही परिस्थितियां उत्पन्न यहाँ होती हैं। यहाँ पर एक घटना हुई थी, शायद आपको ज्योति अधिकारी की घटना थी। उसने अपने सोशल मीडिया पे किसी मामले से संबंधित यह कहा कि यदि आपके ऊपर कोई परेशानी करता तो आप दराती से उसका हाथ काट दीजिए। आप यकीन मानेंगे कि स्थानीय पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करा और वो मुकदमे में दर्ज हुआ। यहाँ पर विपरीत स्थिति है कि निहंग आते हैं, कब्जा की बात करते हैं। मैंने लगातार कब्जा कि हम कब्जा करने आए हैं गरिमा जी, और उसके बाद वो लोकल लोगों के पास भी तलवारें बढ़वाते हैं। पुलिस जब उनको मना करने जाती है तो उनके सामने भी तलवारें घुमाते हैं, धमकी देते हैं, सब कुछ देते हैं। और उसके बाद वार्ता होती है और वार्ता में समझौते के तहत उनको बिल्कुल फ्लीट की तरह रास्ता दिया जाता है, जाने दिया जाता है। और उसके बाद तमाम संगठन जो है, सिख संगठन है, वो अलग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं घटना में। तो उसी के बाद ये घटनाक्रम बढ़ के आगे आता है। ये देखा जाता है कि सरकार किसी भी स्थिति को किस प्रकार से हैंडल करती है। क्या मैं ये ना मानूं कि आपने जब उनको जाने दिया तो आपने प्रोत्साहन करा सरकार ने? यदि लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, क्या इसको इस अंदाजे से ना लिया जाए? क्या ये नहीं लिया जाए जो तरीका अपनाया गया सरकार का समझौते का, उसी का ही ये परिणाम है कि वो आज और चढ़ के आ रहे हैं। उसी का परिणाम था कि 250 से 300 500 लोग पाटा साहब में यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे। क्या करने आ रहे थे आप बताइए? आप गरिमा जी, सरकार स्थानीय युवकों को, स्थानीय नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आप ऐसा कोई भी बयान मत दीजिए जिससे कि शांति व्यवस्था का माहौल खराब हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई कैसी बातें कर रहे हो? नहीं रुकिए ना, आप रुकिए, आप मुझे बताइए, जब आप अपने नेताओं को यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं जिन्होंने किस तरह की बातें करी हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जब वो पहाड़ियों को गाली दे के गए, किसी भी सिख संगठन ने ये थोड़ी ना है कि आप गढ़वाल रहते हैं और कुमाऊं रेजिमेंट के रिटायर्ड फौजियों से आप आह्वान कर रहे हैं, आप उनको कटघरे में लेके आ रहे हैं। किस प्रकार से किस तरह की बातें दीपक भाई? ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, ये जस्टिफिकेशन कभी नहीं हो सकता। जस्टिफिकेशन आपको देना है, नहीं हो सकता। ठीक है सतीश जी, आप इस तरह से जस्टिफिकेशन देंगे जनता के सामने, आप इस तरह से जस्टिफिकेशन। सतीश जी शांत हो जाइए प्लीज। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? सतीश जी शांत हो जाइए, सतीश जी शांत हो जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, हाँ देखिए गरिमा जी, हर चीज के दो पहलू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ चिंता ये है कि हर परिस्थिति में वो उस पहलू को स्वीकार करती है जो उसके मन मुताबिक हो, वो दूसरे पहलू को देखना ही नहीं चाहती है। हम क्या करते, जब 250 लोग आए थे तो 250 लोग, ये मुहिम किसने छेड़ी? तब सरकार ने विरोध क्यों नहीं किया? सरकार ने कहा कि किसी को भी यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। कोई भी ये ना सोचे कि वो जिस प्रकार नगरासू घटना में कोई केस नहीं हुआ, अब सरकार की तरफ से कोई बयान आया नहीं आया, आपने उनको रोका, पाटा साहब के बॉर्डर में रोका। मैं कह रहा हूँ सरकार, अब ये घटनाक्रम हुआ है, आप दो अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़िए या अलग अलग देख लीजिए। सरकार की पूरी स्थिति थी कि जो कर्णप्रिया की घटना है वो अलग है, जो नगरासू की घटना है वो अलग है। लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई है, चाहे वो स्थानीय युवकों के नेताओं की हो या संगठनों की, उन्होंने माहौल को बिगाड़ा है। आप लगातार सोशल मीडिया में देख लीजिए, लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर एक तरफ से गलती हो रही है तो दूसरी तरफ के जो लोग हैं, कम से कम जितने संगठन हैं, जो समुदाय हैं, वो इसमें बीच बचाव करते हैं, वो सही बयानबाजी करते हैं। लेकिन आप तो दो समुदाय को लड़ाने की बात कर रहे हैं, आप तो दो अलग अलग राज्यों के लोगों में मनमुटाव करने की बात कर रहे हैं। और हम लगातार कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो क्या बोल के आए थे? जो 250-300 लोग तो क्या बोल रहे थे? क्या मतलब था उनका यहाँ आने का? क्या वो फूलमाला चलाना चाह रहे थे यहाँ के सारे लोगों को? भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रही है कहीं ना कहीं पे वो यहाँ की जो शांति व्यवस्था है उसको खराब करना चाह रहे थे। ये तो स्पष्ट है ना। तब तो किसी सरकारी बयान आया नहीं, तब तो किसी सिख संगठन ने भी इसका विरोध किया कि आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आना चाहिए, यहाँ की सुख शांति नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मामला अब यह है कि अब ये मामला खालिस्तान वाला आ गया है। कहीं ना कहीं पर ये स्थिति बहुत विकट है। सरकार को इसको डील करने का तरीका समझ में आना चाहिए और विपक्ष साथ में है। भले ही हम आपके नीतियों का विरोध करें, भले ही आपने जिस प्रकार से कोई समस्या आती है उसको आप हैंडल करते हैं, उसका विरोध करें, लेकिन क्योंकि ये स्थिति हमारे 4 धाम यात्रा की है और सबसे दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से राज कर रही है, पहली बार ऐसी घटना हुई है। ठीक है, चलिए हम लौटते हैं आपके पास में। कभी नहीं हुआ।
क्यों ठीक है। हुआ, इसके कारण जानने बहुत जरूरी है। चलिए, कम से कम उन्होंने कहीं ना कहीं देखिए तारीफ भी की कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो इस पर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए आखिर अभी ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में, सतीश जी से जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले डोभाल साहब हमारे साथ में, राजनीतिक विशेषज्ञ। बहुत स्वागत डोभाल जी आपका। डोभाल जी, क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन प्रहार के बीच सुरक्षा की ये नई चुनौती सरकार और प्रशासन के सामने है, इससे कैसे निपटा जाएगा? सबसे अहम हम ये भी मान लेते हैं, जैसे कांग्रेस नेता मनोज जी ने कहा कि कई बार ये सिर्फ अफवाहों के तौर पर होता है। बड़ी अच्छी बात है कि वो विपक्ष के नेता उन्होंने इस बात को स्वीकारा और कहा, क्योंकि अमूमन ये हो रहा है ना कि लोग इस सब को लेकर कटघरे में सत्ता पक्ष प्रशासन को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा। लेकिन इतने हल्के में भी या गंभीरता से ना लेना भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। और चलिए ठीक है, आप समझदार हैं, आप चीज़ों को नज़दीकी से देख रहे हैं, लेकिन आम जनता, आम श्रद्धालु, आम यात्री ये सब नहीं समझता। उसमें डर व्याप्त अगर हुआ, अगर उसने उत्तराखंड का रुख कम किया, यात्रियों की, पर्यटकों की संख्या कम हुई, नुकसान उत्तराखंड के लोगों का ही होने वाला है। तो फिर आखिर कैसे निपटे इससे प्रशासन? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और स्थिति है। वो ठीक है कि आपने ये कहा कि हालांकि जब हम लोग क्राइम की रिपोर्टिंग वगैरह करते थे तो ये देखते थे कि कभी कभी केंद्र से भी टेस्टिंग होती थी राज्यों में, और पुलिस हेडक्वार्टरों को एक चिट्ठी भेज दी जाती थी कि आपके यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे ही ये मेल भी ऐसे ही साबित हों, लेकिन तो उसको भी गंभीरता से लिया जाता था जो टेस्टिंग के लिए भेजा जाता था कि भाई आप कितने सतर्क हैं व्यवस्था पर उसको लेके। तो ये भी ऐसे ही टाइट फिश हो, मैं ऐसा मान कर चलता हूँ। लेकिन जब तक ये क्लियर तो सरकार को करना है, जब तक इसका वो नहीं होता तो चिंता के विषय है। और यात्रा पर तो इसका असर पड़ गया है। ये जो अभी जो हुआ है, बहुत कम यात्रा, मेरे ख्याल से 25-30% यात्रा रह गई है और लोग खड़े हैं यहाँ पर, लोग डरे हुए भी हैं, सुरक्षित लोग चाहते हैं। ये तो वो है, वो हमारा नुकसान तो जो होना था वो हो चुका है आर्थिक रूप से। लेकिन ये मैं अब फिर कहीं ये भी अवसर भी हो सकता है कि इसके पीछे कुछ और चीजें चल रही हों। ये चुनाव का वर्ष भी है, पंजाब में भी चुनाव होने हैं, उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कुछ एलिमेंट ऐसे काम कर रहे हैं कि जो सवाल, बुनियादी जो सवाल हैं जिनसे आप हम रोज संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के उन सवालों पर चर्चा को बाईपास करने के लिए कुछ ऐसी चीजें आ जाएं कि उसी पर हम उलझे और वो चीजें नेपथ्य में चले जाएं कि जिसको इस समय जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, हमारे हर सवाल पर चर्चा होनी चाहिए। जो चुनाव का वर्ष है, इसमें उम्मीद आदमी करते हैं, बहुत से वोट देने का बहिष्कार करते हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए कि हमारी सड़क नहीं बनी तो हम वोट नहीं देंगे, ताकि कोई आए और उनको ये करे। ये चीजें भी होती हैं इस दौरान में, 4-6 महीने में ये रहते हैं। और जब इस तरह के से ये घटना आ जाती है तो मैं ये समझता हूँ सरकार तो इससे और बच जाती है कि जो सवाल हमने करने हैं सरकार से, उससे हम वो सवाल नहीं करेंगे अभी, क्योंकि संकट की स्थिति है, अभी क्लियर स्थिति नहीं है। अब सरकार जितना जल्दी हो ये स्थिति साफ हो और ऐसा कुछ नहीं हो। मैं ये सही बात है कि हमने कभी सुना नहीं अपने जीवन के बद्रीनाथ केदारनाथ को किसी ने निशाना बनाया हो, सब उसका आदर करता है। ये पहली बार हुआ है। और ये तो पार्लियामेंट में बहुत बार चर्चा इसकी हो चुकी है और उसमें तय हो गया था कि अगर आप सिखों का ये सम्मानकार निशान का बात है तो उसमें एक छोटा सा वो उनको दे रखा है। ये इतनी बड़ी तलवारें लेके चलने का नहीं है कहीं, वो तो यहाँ पर वो टांग के चलते हैं, छोटा सा मतलब उनका प्रतीक है वो। हाँ। वो जैसे हम कुंडल पहन लेते हैं या हाँ, कटार लेकर, हाँ, उनकी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है। हाँ,
वो उनके लिए अलग बना हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि आप तलवारें भाजते हुए यार ये सब कर लें, तो ये निश्चित ये चिंता की बात है। इस पर ये सरकार की जिम्मेदारी है। पंजाब सरकार से बात करनी चाहिए, केंद्र से बात करनी चाहिए कि भाई ये इससे हमारा माहौल खराब हो रहा है। और मैं अपने लोगों से, अपने यहाँ लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, वो संयम से काम ले, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। हम अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं कि उसका गलत संदेश जाए और वो भी भड़के और कुछ हमें और ज्यादा नुकसान हो, उससे हमें बचना चाहिए। और सरकार को ये देखना, सरकार चलिए कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मुश्किल घड़ी में जो प्रदेश पर आई, हम कह सकते हैं साथ खड़े सरकार के नजर आ रहा है। इस पर हम जवाब लेंगे आगे और मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सतीश चंद्र जी का रुख कर लेंगे, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सतीश जी, मुश्किल घड़ी जरूर है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। ऐसे मौके पर एक तरफ देखिए सुरक्षा व्यवस्था है, दूसरी ओर आपको राजनीति भी अपनी संभाल कर रखनी है, लेकिन विपक्ष का कहीं ना कहीं साथ खड़े होना मजबूती के साथ प्रदेश के हित के लिए ये एक अच्छी बात होती है। और मनोज सैनी जी ने काफ़ी हद तक यहाँ पर ठीक बात कही कि अफवाहें भी इस तरीके की होती रहती हैं। उन्होंने बिल्कुल इस बात को मुद्दा बनाने का प्रयास नहीं किया। हालांकि डोभाल साहब ने कहा कि जानबूझकर भी ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं ताकि असल मुद्दों से ध्यान जनता का भटक सके। लेकिन अफवाह है या जो भी है, कुल मिलाकर अगर धमकी आई है तो उस लिहाज से तैयारियां होनी चाहिए। पिछले कुछ समय में प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए। राजधानी में ही जिस तरीके से देहरादून में अलग अलग घटनाक्रम हुए, अलग अलग हत्याएं हुई, बहुत सारे ऐसे कांड हैं पिछले लगभग 6 महीने के अगर आप उठा लेंगे, जब अपराध के चलते चर्चा में देहरादून रहा था। तो प्रदेश में ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत हुई, लेकिन वो प्रहार ठीक तरीके से क्या नहीं हुआ, शायद यही वजह है कि अपराधियों में उतना खौफ नजर नहीं आया और आज यहाँ तक बात पहुंच गई। नहीं, देखिए गरिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, हमारी सरकार ने जब ये अफवाहें, ये ईमेल आए, तो हमारी सरकार ने इसको हल्के में नहीं लिया और इसमें जो भी मुनासिब कार्रवाई हो सकती थी वो करी और कर भी रही है। और देखिए, जो संवेदनशील जो हमारे क्षेत्र हैं वहां एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करी गई है, वहां पे जो सघन जांच है वो जारी करी गई है और वहां पे प्रत्येक जो व्यक्ति है उसकी जांच करी जा रही है। इस तरह से नहीं छोड़ा जा रहा है। और ये जो जनता है हमारे प्रदेश की और जो हमारे श्रद्धालु हैं चारधाम यात्रा के या हेमकुंड साहिब के, उनकी सुरक्षा के साथ भी कहीं भी खिलवाड़ ना हो, इसलिए पूरे यात्रा रूट पे जो फोर्स है वो एक्स्ट्रा डिप्लॉय करी गई है और जांच चल रही है कि ईमेल का आखिर स्रोत क्या है। देखिए गरिमा जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो ये विपक्ष की बात आपने करी कि वो साथ में खड़ा है, हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। अगर विपक्ष हमारे साथ इस मुद्दे पे खड़ा है, इस जो घड़ी आई है उत्तराखंड में, इस समय पे जब चारधाम यात्रा चल रही है, उस समय पे जो ये परेशानी आई है, ये कठिनाई आई है, अगर उसमें विपक्ष हमारे साथ खड़ा है तो हम उसकी बाहें फैला के स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए, विपक्ष के कुछ और नेता भी हैं जिन लोगों की वजह से आज आपस में वैमनस्य पैदा हो गया है। ये देखिए कि जहां पे एक बात आई कि पहाड़ियों को गाली दी जा रही है, इस तरह के जो यूट्यूबर हैं उनकी बातें कंसीडर करी जा रही हैं, लेकिन साथ में जो निहंग है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका बयान आया, उसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं करी। उसने बोला कि मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल में लेके आ गए थे, मेरा इलाज शुरू कर दिया गया था। यहाँ पे प्रशासन और जो लोग हैं वो काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और जो जत्थेदार हैं, निहंग के जो गुरु हैं, जो उनके संगठन के जो प्रमुख हैं, वो आज उनसे मिलते हैं और उनका बयान देखिए क्या आता है। उन्होंने बोला कि आपस में सौहार्द बना रहना चाहिए और जो हमारा निहंग सिंह है उसका इलाज अच्छे से हो रहा है। प्रशासन और शासन पूरी व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद करे हुए है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बयान भी देने चाहिए। आप सिर्फ जो गंदा है, जो माहौल बिगाड़ने वाली चीजें, आप उसको पकड़ के बैठ गए हैं।
लेकिन आप एक शब्द यह नहीं बोलेंगे कि आपके नेता ने कितनी बड़ी बात बोली है। आपने जो हमारे यहाँ पे निहंग आए थे या जो पंजाबी लोग हैं उनको खालिस्तान से कंपेयर कर दिया। आपने ये बोल दिया कि जिस तरह से ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ वो ऑपरेशन क्यों नहीं, वो ऑपरेशन करने वाले फौजी आज रिटायर होकर उत्तराखंड में है, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आप ये बातें ना बोलिए। आप चाहे कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। आप सिर्फ एक राजनीतिक, आप यहाँ पे सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है आपके नेता, आपके नेता एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। तो राजनीतिक दल वो है जो उत्तराखंड के निर्माण में सहभागी रहा है। लेकिन आप आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, एक दो कौड़ी के यूट्यूबरों की तरह अगर आप बातें करेंगे जो आपस में सर प्लीज सतीश जी, दो कौड़ी के यूट्यूबर्स क्या होता है? नहीं बताइए। मैंने ये बोला यूट्यूब पर बीजेपी, सुनिए, नहीं सतीश जी, क्या यूट्यूब पर बीजेपी का अकाउंट नहीं है? नहीं, मैंने गरिमा जी उनको दो कौड़ी नहीं बोला। तो किसके, वो कौन सी कैटेगरी है जो दो कौड़ी में आती है? प्लीज किसी को भी इस तरीके की, किसी को भी लेकर इस तरीके की, अगर कोई शख्स इस तरीके से दो कौड़ी के नेता प्रवक्ता कुछ बोलने लग जाएगा, आप क्या कहेंगे? बहुत गलत बात। मैं यूट्यूबर्स की भी बात कर रही हूँ। यूट्यूबर्स को भी आप नहीं कह सकते। सर, इन्हीं यूट्यूबर्स ने आप लोगों की नींद उड़ाकर रखी है क्योंकि वो सच दिखा रहे हैं। जी देखिए, मेरा ये कहना था कि मैं किसी की, ठीक है, हो सकता है आपके भाव अलग हो, लेकिन आप किसी को लेकर ऐसे टिप्पणी मत करिए, किसी को भी लेकर ऐसे टिप्पणी मत करिए। यूट्यूबर्स या कुछ भी ऐसे कुछ कैटेगराइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। खैर चलिए, आप मुद्दे पर आइए। देखिए गरिमा जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जो राजनीतिक दल यहाँ पे उत्तराखंड में बैठा है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे छोटा दल हो, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे राष्ट्रीय दल हो, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सिर्फ भावनाओं को आहत करके आप यहाँ पे या किसी प्रदेश के अन्य लोगों की भावनाओं को आहत करके अपना राजनीतिक एजेंडा सेट नहीं कर सकते हैं। आपको भी गरिमापूर्ण आचरण करना चाहिए जिससे आपस में सौहार्द बना रहे। हमारी जो यात्राएं हैं वो नहीं, तो बाकी के दल भी सौहार्द वाली बात ही कर रहे हैं, बस आपका नजरिया अलग है। वो थोड़ी कह रहे हैं कि प्रदेश में आप एकदम हलचल मचा दीजिए, कोई दंगा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी मंशा यही है, बस अपने अपने नजरिए से हर कोई अपनी बात रख रहा है। हाँ गरिमा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बड़े भाई, उन्होंने भी बार बार निहंग वाली बात बोली। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या चाहते हैं? क्या 1984 की तरह यहाँ पे सिख दंगे हो जाएं? ये चाहते हैं? ये बताइए। अगर हमारी सरकार ने किसी मुद्दे को सौहार्दपूर्ण से हैंडल करने की कोशिश करी, यहाँ पे धर्म के रूप में धर्म का आपस में तनाव ना बढ़े, धार्मिक तनाव ना बढ़े, उस चीज को लेकर हमारी सरकार ने एहतियातन तौर पे जो कार्रवाई करी, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप बार बार इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं? चलिए ठीक है, आती हूँ दीपक जी, मैं बस आपके पास से आती हूँ। ठीक है सतीश जी। हाँ मनोज जी, पहले दीपक जी को सुनते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। काफी देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। गरिमा जी, हाँ गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता है छोटे भाई सतीश भाई, लखपत भंडारी जी आज की डेट में कहाँ है? लखपत भंडारी जी ने एक वीडियो डाला हुआ है। वो मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आप जो नाहन में आपने 200, 250, 300, 500 जो निहंग रोक रखे हैं, भेज दीजिए उनको ऊपर और ऋषिकेश तक छोड़ दीजिए। ऋषिकेश के पास 1 वे है, फिर हम देखते हैं इनको कि इनका क्या हाल करना है। अब ये बताइए क्या है ये? मतलब दूसरे को नसीहत दे रहे हैं, मतलब दूसरे को नसीहत देंगे। अगर किसी ने इस तरह का बयान दिया, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, हमारे संगठन का हो, चाहे वो किसी का भी हो, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम नहीं बोलते हैं। ठीक है, हम नहीं बोलते, वो सही बोल रहे हैं। लेकिन पल्ला भी तो नहीं झाड़ सकते ना सतीश जी, प्रॉब्लम यहीं पर है, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते इस बात से। पल्ला नहीं झाड़ सकते। एक बार दीपक भाई ने ये बात नहीं बोली कि इनके नेताओं ने जो बातें बोली हैं वो गलत बोली है, लेकिन यहाँ पे दूसरी पार्टी के, दूसरे संगठन के लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब रुक जाइए सतीश जी, अब आप रुकिए प्लीज। गरिमा जी, जिन वीडियो आती हूँ मनोज जी, आती हूँ। जिन यूट्यूबर वालों को 2 कौड़ी का बता रहे थे क्योंकि उन्होंने इनके पसंद की बात नहीं करी। नहीं, वो लखपत भंडारी जी नहीं सकते आप। हाँ, लखपत भंडारी जी ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने स्पष्ट करा, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करी कि उनको आने दीजिए। अब आने दीजिए क्या मतलब? सही बोला, आप ये बताइए, आपके नेता ने जो बोला सही बोला। वो कह रहे थे, कहना था कि ऋषिकेश के ऊपर 1 वे है, वापस जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वो क्या करना चाह रहे थे, कितना देना चाह रहे थे सतीश भाई? अरे दीपक भाई, आइए उनको छोड़ दीजिए। दीपक भाई सिर्फ नहीं, वो किस चीज को बढ़ावा दे रहे थे, आप बताइए ना। आप बताइए ना, आप बता सकते हैं बेहतर तरीके से उन्होंने क्या बोला था।
आपने 1984 के बाद तो बोल दी। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, लखपत भंडारी जी अगर उनको वेलकम करना चाह रहे थे और कह रहे थे कि भागने का दूसरा रास्ता नहीं है, अरे आप ये बताइए आपके नेता ने क्या बोला था दीपक भाई? चाह रहे थे ये बनने वाली बात मत लाइए, ये तो बहुत छोटी सी बात है। चलेगा मीठा मीठा घूट और कड़वा कड़वा थूक। अगर थूकना है तो अपने नेता के ऊपर भी थूकिए, यदि आपको विपक्ष के नेता पर थूकना है तो। चलिए आप अरे ठीक है, प्लीज आप दोनों को आपस में प्लीज आप लोग बहस करना मत शुरू किया कीजिए। हाँ मनोज जी, ठीक है। हाँ, कांग्रेस हमेशा से पहले यही चाहती रही है और कांग्रेस की यही इच्छा है कि देवभूमि की जो वादियां हैं वो शांत रहनी चाहिए। लेकिन ये भाजपा के जितने भी नेता हैं, जब भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा के नेता है, जब भाजपा के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, ये वादियों को शांत नहीं रहने देते। आपने देखा होगा पुष्कर सिंह धामी से लेकर और गणेश जोशी जैसे मंत्री जो भगोड़ा है, जो भ्रष्टाचारी है, उसने भी इसी तरह जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं 2 कौड़ी के यूट्यूबर बताए, 2 कौड़ी की चेहरा। सम्मानित मंत्री माननीय मंत्री को भगोड़ा बोल रहे हैं, इनको भी टोकिए जरा गरिमा जी। ठीक है, आप सतीश जी आप रुकिए। हाँ, आप ये देखिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बैरागी वाली घटना आपने देखी, आपने कर्णप्रयाग वाली घटना देखी, आपने नगरासी वाली घटना देखी, आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड देखा। किस तरह से इस प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है और सरकार मूक दर्शक बनी देखती रहती है अपने नफे नुकसान के लिए। कार्रवाई तब करती है जब वो देखते हैं कि मुझे इसमें नफा है या नुकसान है। निहंग सरदारों ने कर्णप्रयाग में किस तरह से तलवारें लहराई पूरे प्रदेश ने देखा है और किस तरह से नगरासों में गुरुद्वारे को बंधक बना के रखा गया ये पूरे प्रदेश ने देखा। लेकिन धामी सरकार ने उन्हें ऐसे दिया जैसे बाराती सजा के भेजते हैं, बारात विदा करते हैं, ऐसे उनको भेजा है। ये क्या हाल बना दिया है धामी सरकार ने उत्तराखंड का। हमारे वो जो भाई है जो उसमें तलवारबाजी में घायल हुए, गंभीर रूप से घायल, आज भी अस्पताल में, उनके बारे में धामी सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। और इस प्रदेश की कानून व्यवस्था आज मैं फिर कहता हूं कि ध्वस्त है। लेकिन जो मेल आए हैं हमने देखा अधिकतर मामलों में ऐसे मेल जो शरारती तत्व हैं वो भेजते हैं। आज की तारीख में डिजिटल क्रांति में आप मिनटों में पता लगा सकते हैं कि इस ईमेल का सोर्स क्या है, कहां से आई है, कैसे आई है। आप जो भी अपराधी होगा उसे तुरंत सलाखों के पीछे भेजना काम ठीक है। चलिए आप रिलैक्स करिए। हाँ, वादी की शांत जो हमारी देवभूमि की, ठीक है। डोभाल साहब कुछ कह रहे हैं। ठीक है डोभाल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से के न्यूज के माध्यम ये अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार को अब इस चैप्टर को जितना जल्दी हो सके उसको बंद करना चाहिए, ताकि अब यात्रा का जो नुकसान होना था वो हो गया, उसको लौटाया नहीं जा सकता है। अब थोड़े दिन में बारिश से शुरू हो जाएगी तो वो जो नुकसान हमें होना था वो हो चुका है। लेकिन ये जो कुछ लोग होते हैं मुठभर, कुछ इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं, सब करते हैं। हो सके तो उन लोगों पे भी लगाम लगाने की जरूरत है कि इस तरह से ना करें। जो हमारे, अगर आपके ये कहने से राज्य को कोई लाभ हो रहा है तो भी हम ये कहें कि हाँ ठीक है, लेकिन वो लाभ वाली बात नहीं है, नुकसान है। व्यक्तिगत आपका भी नुकसान है और राज्य का भी नुकसान है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि सरकार जल्दी से ये करे ताकि हम सरकार के पीछे लग सकें। जो हमारे बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा के, रोजगार के, स्वास्थ्य के, पानी के, बिजली के, अब चुनाव का समय आ रहा है, उन सवालों पर आप हम बैठ के चर्चा कर सकें। ये जो भाई अभी भाजपा के भाई है, इससे आप कहे कि भाई ये कराओ, आपके यहाँ ये दिक्कत है, तो ये सवाल है। अगर इन्हीं पर हम उलझ जाएंगे, कल को हो सकता है एक मेल और आ जाए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं शक कर रहा हूँ, मैं क्राइम का रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो हमें शक करने की आदत है। ये भी हो सकता है कि लोग बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं सरकार के, उसमें थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करो मामले को। अगर ना हो ऐसा, मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर हो रहा है तो उसके लिए भी बहुत हो गया, उसको अब खत्म किया जाना चाहिए। और ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम उत्तराखंड की यात्रा में ये जोखिम है। ये संदेश ये जाना चाहिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। ऐसा जो कोई एलिमेंट होगा, चाहे इधर से या उधर से, उससे सख्ती से काम है। कानून को अपना काम करने दीजिए,
उसमें आप राजनीतिक नफा नुकसान अगर देखना चाहेंगे कि हमें नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अच्छा नहीं हो, मैं नहीं मानता हूँ निहंगों ने किया या हमने किया। अब फेलियर तो सरकार का है कि आपके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वहां उन्होंने दुकानों को बाहर खड़ी कर दी, अगले को दुकान चलानी है, तो ये इस पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया तो आपकी पुलिस गायब थी, पहले अगर संभाल ले होता। लेकिन मैं वो बात भी आज नहीं छेड़ना चाहता हूँ। ये फिलहाल ये है कि ये सारा चैप्टर जो है ये बंद हो और लोगों के सरकार अपना काम करे उस पर, और जो हमारे जो सवाल हैं, लोगों के राज्य के जो सवाल हैं, उन सवालों को हम एड्रेस करें सरकार के साथ में। और सरकार की आलोचना तो उन लोगों के हमारे नाम घर भी में सामने होगा। आने चाहिए जिन्होंने ईमेल भेजा है, क्योंकि सारी एजेंसियां सरकार के पास है, सरकार चंद घंटों में पता लगा सकती है। ठीक है, बिल्कुल बताना चाहिए कि कौन लोग हैं वो, कहाँ से आए हैं वो। सतीश जी, वो कैसे कर इस पूरे मामले में ये जो निहंगों वाला विवाद हुआ, इस सब में कहीं ना कहीं विवाद से भी ज्यादा प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया। हालांकि प्रशासन ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए, मौजूदा हालातों को देखते हुए उस पूरे मामले को ऐसा लग रहा है दबाने की कोशिश की थी, और लगातार विपक्ष कह रहा है कि भाई जिन लोगों ने भी उत्पात मचाया था उन पर एक्शन होना चाहिए था। सरकार कह रही है कि हम नहीं चाहते कि कोई विवाद हो। तो ये आखिर इतना प्रेशर क्यों? ये अगर किस वही बात समझदारी से काम ले लिया गया होता पहले, नहीं, लेकिन बाद में तो दोबारा ज्यादा बाद नेता में उनको बैठा के एक्शन बात हुआ, कर सकते कुछ थे। लोगों की गिरफ्तारी हुई, ये सब कुछ हुआ। हाँ। लेकिन ये विवाद इतना बढ़ता चला गया कि उस पर ही अब पूरा केंद्रित हो गई सारी चर्चाएं। सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गरिमा जी, सरकार और प्रशासन ने जो उस समय मुनासिब था उस हिसाब से कार्रवाई करी, और अगर सरकार और प्रशासन जो हमारा वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, अगर वो कार्रवाई नहीं करता, अगर वो ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य नहीं करता, तो वो जेल में नहीं होते। देखिए गरिमा जी, विवाद है क्या? के प्रशासन पर जरा भी भरोसा नहीं है। अरे आप परेशान ना हो मनोज भाई, आप परेशान ना हो। सारी जगह उत्तराखंड पुलिस ही है, सारी जगह उत्तराखंड पुलिस ही कार्य कर रही है। मनोज जी, एक एक करके वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य नहीं कर रही है। मनोज जी, परेशान ना हो। मतलब पौड़ी जिला छोड़ दिया इन्होंने। गरिमा जी, मेरे को बोलने का मौका दीजिए। मनोज जी प्लीज एक एक करके। हाँ, देखिए गरिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जो भी मुनासिब वहां पे कार्रवाई हो सकती थी वो करी, और उसी के तहत ही जो वहां पे जेल भेजे गए हैं निहंग, इसी वजह से देखिए जो ये मामला आया है सामने। अगर पुलिस ने अगर एक तरफा कार्रवाई करी होती या सरकार ने एक तरफा कार्रवाई करी होती, तो आज विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि यहाँ के लोगों के साथ सरकार ने, प्रशासन ने सही बिहेव नहीं करा, सही कार्रवाई नहीं करी। वहां वाले बोल रहे हैं कि हमारे लोगों के साथ नहीं करा। तो हम तो देखिए, हम किसी के पक्ष के साथ या विपक्ष के साथ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ कानून सम्मत जो कार्रवाई हो सकती है, जो कानूनी तौर पे दोषी होगा उस पर कार्रवाई करी जाएगी। और देखिए जो बात आई कि अभी मैं एक थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा 10 सेकंड का। हाँ, जो अभी मेरे बड़े भाई दीपक भाई ने बोला कि हमारे जो नेता है उसने ये बोला, उसने वो बोला कि वन वे ट्रैफिक होना चाहिए। मैं कह रहा हूं दीपक भाई, सिर्फ इसी बात पे आज आपके उस नेता पे एफआईआर दर्ज हो गई है, 2 जगह एफआईआर दर्ज हो गई, और भी जगह होने वाली है। केवल हमने नहीं करा है, हमने नहीं करा है, उस संगठन ने करा है, ठीक है, आपने बोला उस समुदाय ने करा है, जिस समुदाय के आपके नेता ने बोला। जो इतने खराब शब्द आपके नेता ने बोले, जो कोई नहीं बोल सकता है, वो आपके नेता ने बोले दीपक भाई। इसी वजह से चलिए ठीक है, आप लोग प्लीज आपस में बहस मत कीजिए। ठीक है, देखिए जल्दी से कंप्लीट कीजिए, आप जल्दी से। करना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है, और पंजाब के लोगों का देखिए गरिमा जी, हमारे दीपक जी रुक जाइए। हमारे प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो चारधाम यात्रा, जो हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है, जो हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है, कई युवाओं की, कई वहां पे रहने वाले व्यापारियों की आर्थिक स्थिति उस पर निर्भर करती है पूरे साल भर की। ये यूकेडी वालों ने, ये कांग्रेस वालों ने हर चीज को अवसरवादी में लेके चीजें खराब की हैं, और ये जनता कभी माफ नहीं करेगी प्रदेश की इनको। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कुल मिलाकर देखिए, सारी चीजें बेहतर होनी चाहिए प्रदेश में। कानून व्यवस्था को पटरी पर लेकर आना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, और अगर वो उसमें नाकामयाब होते हैं तो सीधे तौर पर जनता माफ नहीं करेगी, और आने वाले चुनाव में उसका
नतीजा या उसका जवाब भी जरूर देगी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो देवभूमि पर खालिस्तानी धमकी की बात सामने, बहुत शुक्रिया। हमें अपनी चर्चा को थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। अब सीधा आपको नोएडा लेकर चलेंगे जहां पर MSME कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, वो सुन लीजिए। कई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग परेशान करते थे, कई विभाग की जकड़न उनको परेशानी में डालती थी। कोई मार्केट नहीं था, कोई डिजाइन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। और तब 2017 में हमारी हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी और तब हम लोगों ने तय किया था कि इसका समाधान इसकी ब्रांडिंग से होगी, इसकी नई डिजाइन देनी पड़ेगी, नई तकनीक के साथ जोड़ना पड़ेगा, मार्केट के साथ इसको लिंक करना पड़ेगा। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आज भारत की ब्रांड बनी है, भारत की। प्रधानमंत्री मोदी जी इसे आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला मानते हैं, आत्मनिर्भर भारत। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वर्तमान में यूपी के अंदर 96 लाख से अधिक MSME यूनिट काम कर रही हैं, जिनमें 3.25 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, रोजगार भी अर्जित कर रहे हैं। कोविड कालखंड में जब पूरी दुनिया पस्त थी, यूपी का MSME उद्योग चल रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख कामगार और श्रमिक वापस अपने घरों के लिए आए, तो लोगों ने मुझसे कहा कि सब क्या कर रहे हैं आप, इनको कहां भेज रहे हैं। मैंने कहा यूपी के लोग हैं, कहां जाएंगे, हम उनकी जिम्मेदारी लेंगे। मुझसे पूछा गया कितने दिन आप खिला पाएंगे, हमने कहा जितने दिन सामर्थ्य होगी खिलाएंगे। कहा कितने दिन, मैंने कहा 3 वर्ष का राशन तो हमारे पास है, 3 वर्ष के बाद देखेंगे। पहले तो आज उसकी जान बचाने की है, हम उसको पहले जान बचाएंगे, उसको फ्री में खाने की सुविधा देंगे और उसके रोजगार के लिए भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैंने उस समय अपील की थी MSME यूनिट को कि कम से कम 1-2 लोगों को अपने एडजस्ट कर दो। लोगों ने किया। 90% से अधिक कामगार और श्रमिक यूपी में ही रह गए। आज परिणाम हम सबके सामने, ये सभी यूपी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा MSME सेक्टर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और आज यूपी 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हमने उन्हें टेक्नोलॉजी दी, डिजाइन दी, कॉमन सर्विस सेंटर उनके लिए बनाए। पिछले 4 वर्षों से लगातार हम यूपी के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग की हमारी पावर है, उसकी शोकेसिंग के लिए ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में हम उत्तर प्रदेश का ट्रेड शो आयोजित कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं था कि यह सामर्थ्य यूपी के पास भी है। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं लोगों की जब लोग सुनते हैं कि भारत के कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% यूपी के अंदर हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60% प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। लोगों की आंखें खुली की खुली रहती है। ये ताकत है यूपी और उस ताकत की दिशा से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमने कर्टेन लेजर जारी किया है। 25 से लेकर 29 सितंबर तक यूपी ट्रेड शो का, जो इसी ग्रेटर नोएडा में होना है। इसमें एग्जीबिटर्स आएंगे, फॉरेन बायर्स भी आएंगे। यूपी भर में जहां भी हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है, उसकी शोकेसिंग के लिए प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट उन्हें उपलब्ध करवाएगी और B2B और B2G की वहां पे बैठकें आयोजित होकर के नए ऑर्डर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। गत वर्ष बहुत अच्छा बिजनेस हुआ था, जो लोग आए थे दुनिया से उनके ऑर्डर मिले थे और ये एक अवसर होगा हमारे लिए। आज आपने देखा होगा
सीएम युवा उद्यमी स्कीम, ये यूपी गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है। हम लोगों ने गत वर्ष इसको लॉन्च किया था, जिसमें हम लोगों ने नए उद्यमी के लिए, कोई नौजवान आता अपना स्वयं का स्टार्टअप, अपना स्वयं का बिजनेस स्थापित करना चाहता है, मां बाप का सहयोग नहीं है, सामर्थ्य नहीं, गवर्नमेंट कह रही है हम आपके साथ में, उसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उसकी रुचि के अनुरूप बिजनेस तय करवा रहे हैं, और फिर 5 लाख रुपए, पहले चरण में 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त लोन उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं और मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे हमने कुछ बैंकर्स को सम्मानित किया है मंच पे, उन्हें इसलिए क्योंकि उन्होंने रुचि दी, और बैंकर्स का तो पूंजी की सुरक्षा हो रही है, बिजनेस उनका बढ़ेगा। माफ हम कर रहे हैं, हम पैसा बैंक को देंगे, बैंक का पैसा जमा करने से नहीं हो, तो जब बिजनेस में आएगा। सर्कुलर इकोनॉमी ही ग्रोथ करती है, जब डंप हो जाएगी तो नहीं करेगी, और यही हम इस स्कीम के माध्यम से करना चाहते हैं। बैंक भी बना रहे, नए उद्यमी भी नए हों, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी होगा। आज हमने यही सब कार्य यहां प्रारंभ किया है, और मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए सभी भारतीयों से बार बार कहते हैं, वह इस बात को लेकर कहते हैं कि भाई अगर कोई आपके यहां जन्मदिन है, कोई मांगलिक कार्यक्रम है, या किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई पर्व और त्योहार के समय कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो हमें अपने लोकल प्रोडक्ट को हम दें, लोकल प्रोडक्ट को देंगे तो आपका पैसा आपके कारीगरों के पास जाएगा, आपके हस्तशिल्पी के पास जाएगा, आपके मार्केट के पास जाएगा। वे समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा, वह आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, उसी बात को लेकर के हम लोग यहां पे आयोजित कर रहे हैं। उस प्रकार के ट्रेड शो हम जनपद स्तर पर भी आयोजित कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित कर रहे हैं। हम लोगों ने इस वर्ष एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन का, व्यंजन का भी, खान पान अलग अलग जनपद के खान पान, उसकी ब्रांडिंग हम लोग नहीं कर पाए। आप देखेंगे यूपी का जो भी व्यंजन है या भारत का जो भी व्यंजन है हेल्दी है, लोगों के लिए स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन हम लोगों ने उससे दूरी बनाने का प्रयास किया तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ना भी प्रारंभ हुआ। हम लोगों ने फिर से उसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया, और उसको लेकर के यहां पे आपने एग्जीबिशन देखी होगी। यहां पे एग्जीबिशन को आप देखिए एक बार, ओडीओपी की भी एग्जीबिशन है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन का भी, सभी जनपदों का यहां पे नहीं आ पाया, कुछ जनपदों का उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, और कुछ नाम तो ऐसे हैं कि नाम सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले